नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक टाइमलाइन देखेंगे या फिर सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। और स्पेशली जो स्पेक्ट्रम की जो बुक है, आपकी स्पेक्ट्रम की जो राजीव अहिर की जो बुक है, उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और उसी से हमारा यूपीएससी का सिलेबस और बाकी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, अगर आपका यूपीएससी का हो गया तो आपको पता है एसएससी रेलवे हैं, ये उसी के अंदर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और हम दोनों ही अप्रोच देखेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर भी आपका हो, ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो, तो हम चीज़ों को समझें, डिटेल में जाके उसको समझें ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। ठीक है, चीज़ों का अगर कॉन्सेप्ट और उनके बेसिक्स अगर पीछे के नहीं पता होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अगर रट के जाते हैं वन लाइनर तो कई बार क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लेकिन इसी तरीके से हम चलेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, कवर हो जाएं इसी में। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम जानते हैं कि हुआ क्या, मेडिएवल जो पीरियड है वो ख़त्म कब होता है और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो शुरू कब होती है। इसकी एक प्रॉपर टाइमलाइन तो आप नहीं देख सकते, कि आप ऐसे नहीं देख सकते कि ये एक दिन है, ये एक तारीख आई है प्रॉपर और इसके बाद इससे पहले वाली तारीख को तो मेडिएवल पीरियड चल रहा था और बाद वाली टाइम को आपका मॉडर्न टाइम शुरू हो गया, आधुनिक भारत शुरू हो गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइमलाइन तो आपको इस तरह से मिलेगी नहीं। बेसिकली क्या है कि अलग अलग जगह पे आधुनिक समय को और मॉडर्न एरा को अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। कई जगह जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे उस समय को मॉडर्न एरा से शुरुआत कर देते हैं। भारत में हम शुरुआत करते हैं कि जब से भारत में यूरोपियन की एंट्री हुई, जो यूरोपियंस आए थे भारत में सबसे पहले समुद्री रास्ते से। अब यूरोपियंस भी पहले आ चुके हैं भारत में, ऐसा नहीं कि यूरोपियंस पहली बार मॉडर्न एरा में ही आए हैं। आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट याद होगा, अलेक्जेंडर भी भारत में आया था। ठीक है, वो तो आपके एंशियंट पीरियड में आ गया था। लेकिन जो एक नया रूट खोजा गया था पोर्टुगीज़ के द्वारा और जब वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय को कुछ लोग मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा मॉडर्न एरा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत में आ गई, उन्होंने पहले व्यापार किया और उसके बाद यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया, तो वो एक समय मान लेता है। कई जगह आपको एक हिस्ट्री की अप्रोच मिलेगी कि जहाँ पे जो मुग़ल हिस्ट्री है उनका जो डिक्लाइन होता है, मुग़लों का जो पतन होता है, उसके बाद का जो समय है उसको हम आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि 1498 में यहाँ पे वास्को डी गामा भारत आ गया था, कालीकट बंदरगाह पे वो उतर चुका था। लेकिन उस समय तो आपको पता है कौन था यहाँ पे, तो मुग़ल सल्तनत भी शुरू नहीं हुई थी। मुग़ल सल्तनत भी 1526 में शुरू हुई जब बाबर भारत में आया, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में चल रही थी। तो क्या दिल्ली सल्तनत का पीरियड हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं? नहीं, हम उसको मेडाइवल हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो एक चीज़ है, एक आप इसमें आपको कोई ऐसा तो नहीं है, टाइमलाइन तो आपको पूछेगा नहीं ना एग्जाम में कि कौन से टाइम को कहाँ तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। ज़्यादातर जो है वो एक अप्रोच यही रहती है कि जहाँ मुग़लों का पतन हो जाता है वहाँ से ही जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ठीक है, अब बात आती है, हम एंशियंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री को कहाँ से कहाँ तक पढ़ा हमने? फ्रॉम टाइम जो शुरुआत होती है हिस्ट्री की, जिससे हिस्ट्री शुरू हुई, लिखना शुरू हुई, जहाँ से वहाँ से लेके हमने 712 एडी तक का जो समय था उसको हमने भारत की प्राचीन भारत के रूप में पढ़ा। यानी कि जब पहली बार इंडिया में अरब से मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वहाँ तक हमने एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया था। उसके बाद उस समय से लेके 712 एडी से लेके हमने देखा कि ये जो समय है हमारा, ये 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई है, वहाँ तक हमने पढ़ा, वो भी मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा। हालांकि औरंगजेब के बाद हमने मराठों को भी पढ़ा है और वो भी हमने मेडाइवल में पढ़ा है। तो अलग अलग चीज़ों को जहाँ सूटेबल होती हैं, जहाँ उनको ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, वहीं पे हमने पढ़ लिया है। और अब हम वापस समय के थोड़ा पीछे जा रहे हैं और हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे भारत में यूरोपियंस की एंट्री होती है। यूरोपियंस की एंट्री दोबारा पहले लैंड रूट से होती थी, वो वाली एंट्री नहीं। अब जो नया जो रूट खोजा था वास्को डी गामा ने, उससे भारत में एंट्री हुई थी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भारत में आए यूरोपियंस में पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाल के निवासी आए, और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले भारत में आया वास्को डी गामा। इस चीज़ को हम पहले लेसन में पढ़ेंगे, आने वाले लेसन में, और कंप्लीटली पढ़ेंगे कि क्यों यूरोपियंस को भारत का एक नया रास्ता खोजने की ज़रूरत पड़ी और क्यों वो भारत को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, भारत में आके उन्होंने क्या किया,
कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज थी जिनके तहत उन्होंने भारत में व्यापार के बाद उन्होंने शासन करना भी शुरू कर दिया। तो पोर्टुगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, तो ये एक बोलते भी हैं फर्स्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, ये भी बोलते हैं। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे 1498 में और लास्ट में 1961 में ये गए हैं, जब इनको गोवा से भगाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो आपको याद होगा दमन एंड दीव भी उनके अधीन थे 1961 तक और गोवा भी उनके अधीन था, तो लास्ट में ये गए थे। उसके बाद आए थे डच यानी कि नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के जो निवासी हैं वो भारत में आए और ये 1602 में आए थे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये भारत के जो अलग अलग जो बंदरगाह थे वहाँ पे आते रहे थे। समय के बाद जब एक नया रूट खोजा गया था, उस रूट के थ्रू सबसे पहले कालीकट आए, फिर इन्होंने जो मालाबार कोस्ट है इस एरिया को तो इन्होंने ही अपना बना लिया था शुरुआत में। सबसे पहले ये 100 साल आगे थे, देखो ये 15वीं शताब्दी के लास्ट में आए हैं और ये यहाँ पे आए हैं 1602 में, तो लगभग 100 कितने सालों बाद आए हैं, 104 साल बाद तो डच आए हैं। तो इनको इतना एडवांटेज था, इन्होंने बहुत सारा एरिया जो था काफ़ी इन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली थी तब तक। फिर डच आए जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, इनको बाद में यहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, डच ने एक बार पोर्टुगीज़ को भी हराया था, हम सब बात करेंगे। फिर ब्रिटिशर्स आए जो कि भारत में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इन सभी से, बाकी जितने भी यूरोपियंस आए उन सभी से ये ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा ये एडवांस थे, इसीलिए ये भारत में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और ये भी हम देखेंगे कि बाकियों से ये ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए। ठीक है, सब यूरोपियन पावर से क्यों सक्सेसफुल ज़्यादा रहे। बात करते हैं अगर इस सदी की 15वीं शताब्दी की, तो स्पेन और पोर्टुगीज़ जो थे वो बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनसे आगे निकल गए और ये इस एरिया में, अगर ईस्ट की बात करें जहाँ पे भारत है और एशिया है, यहाँ पे ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। हालांकि फ्रेंच भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन फ्रेंच लेट आए थे भारत में और इनके जो वॉर थे, कर्नाटिक वॉर हुए हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, 3 कर्नाटिक वॉर हुए हैं और उसमें अंतिम रूप से फ्रेंच जो हैं, फ्रांस के जो हैं लोग वो हार गए थे और इसीलिए यहाँ पे भारत में ब्रिटिशर्स जो हैं वो ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। बीच में डेनिस भी आए थे, डेनिस यानी कि जो डेनमार्क के निवासी हैं वो आए थे। डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी आई थी 1616 में और ये तमिलनाडु में आए थे, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। इन सभी को हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि आगे क्या चीज़ें हुई। इसी दौरान ये जब दूसरे लोग आ रहे थे, ये यूरोपियंस की एंट्री हो रही थी, तो भारत में भी कुछ राजनीतिक परिवर्तन आ रहे थे। वो राजनीतिक परिवर्तन क्या थे कि एक तरफ तो मुगल आ गए थे। देखो, इनके आने के बाद, पोर्टुगीज़ के आने के बाद भारत में क्या क्या हुआ, मुगल आए। 1526 में मुगल आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को भारत से हरा के और मुगल सल्तनत की नींव रखी बाबर ने, हमने पढ़ा है। उसके बाद मुगलों ने काफ़ी सालों तक अपनी चरम पे शासन किया और भारत में इतने बड़े एरिया पे मुगल अंपायर को बसाया। ये देखो दिख रहा है ना, आप यहाँ पे आए थे इतने से, ये येलो कलर का जो दिख रहा है इसमें आए थे, और ये जो हमारा ऑरेंज कलर का मैप है यहाँ तक उन्होंने अपना शासन किया था औरंगजेब के समय तक। लेकिन बाद में क्या है, हर एक अंपायर का पतन भी होता है। इन मुगलों का भी पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। औरंगजेब की डेथ के बाद इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ और जो बाद के रूलर थे बहुत ही वीक थे। हालांकि मुगल सल्तनत का अंत जो है वो 1857 में हुआ है, अंग्रेजों के समय ही। ठीक है, कंप्लीट अंत वहाँ पे ही हुआ है। लेकिन जो 1707 से लेके 1857 के बीच के जो रूलर हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक, यानी बहादुर शाह द्वितीय भी जिसको बोलते हैं, वो कमज़ोर रूलर हैं, उनको लेटर मुगल बोलते हैं। तो उनका डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन जब हुआ तो एक आपको मिल रहा है कि पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और उस पावर वैक्यूम को भरा किसने, रीजनल पावर्स ने। छोटे छोटे अंपायर जब ये कमज़ोर हो रहे थे तो दूसरे लोग पावरफुल हो रहे थे, है ना, इसीलिए तो कमज़ोर हो रहे थे। ताकत और कमजोरी क्या है, ये एक दूसरे से वो बताती है, एक क्या बोलते हैं, compete करती है ना। तो compete ये कर नहीं पा रहे थे और जो बड़ी पावर निकल के आई वो थी मराठा किंगडम। और मराठा किंगडम ने इन मुगलों का जो बड़ी पावर जो थी उसको इन्होंने छीन लिया और ये बड़े एरिया में शासन करने लग गए। साथ ही साथ अवध के शासक अलग थे, ठीक है, बंगाल में अलग रूल कर रहे थे, ठीक है, साथ ही साथ नीचे हैदराबाद में और ये जो है एक अलग नया निज़ाम निकल के आया, ठीक है, और नीचे टीपू सुल्तान ने अपना और एरिया बनाया, ठीक है, मैसूर का किंगडम बनाया। तो ये काफ़ी सारे नए छोटे छोटे किंगडम बन गए और वो पावर बन गई, ठीक है। फिर धीरे धीरे मराठा अंपायर का भी अपना पीक पे भी पहुंचा और फिर इसका फॉल भी हुआ।
ठीक है। और ये सब चीज़ें देख रहे थे ब्रिटिशर्स, स्पेशली ब्रिटिशर्स। बाकी लोगों ने इतना फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाया। भारत की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उनका फ़ायदा उठाया। उसके बाद ब्रिटेन ने इनके साथ ट्रीटीज़ साइन की, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ साइन की, बहुत सारे ऐसे पैक्ट साइन किए, जिससे ये जो अंपायर थे, ये छोटे छोटे, ये उनके अधीन चले गए। धीरे धीरे उनके एक तरीके से इनडायरेक्टली उनके अधीन चले गए और उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और जब ये डिपेंडेंसी हटाना चाहते थे तो इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई, और उन लड़ाइयों में भी ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ और ब्रिटिश उनसे जीत गया। ठीक है। कौन सी लड़ाइयाँ हैं बेसिकली हम बात करें तो, एक 4 तो एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए। एंग्लो मैसूर, एंग्लो बोलते हैं इंग्लिश को। तो एक तरफ अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ मैसूर का जो राज्य है, जिसमें पहले हैदर अली ने लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद उनके पुत्र यानी कि टीपू सुल्तान ने लड़ाइयाँ लड़ी, और अंतिम रूप से यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए इस लड़ाई में। और मैसूर जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिकल पॉइंट था। इतना एरिया में बहुत बड़ा नहीं था, मैसूर यहाँ पे था। ठीक है। लेकिन वो एरिया में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ये जो व्यापार के रास्ते के मार्ग से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैसूर को हराया। फिर हमने एंग्लो मराठा वॉर है, इसको हमने मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ लिया है। जब हम मराठाओं को पढ़ रहे थे, तीनों को हमने पढ़ लिया है। और तीनों एंग्लो मराठा वॉर जब 1818 में ख़त्म हुई, तो ब्रिटिश जो अंपायर है उसने मराठों को शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इवन जो मराठों के पेशवा हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने रिटायर करके, ज़बरदस्ती रिटायर करके उनको कानपुर भेज दिया था पेंशन पे। याद होगा ये चीज़ आपको, अगर आपने पढ़ी हो तो। और वो वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं, मेडाइवल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा आप जाके देख सकते हैं। ये हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सिख अंपायर को पढ़ेंगे अभी, और वो सिख अंपायर में भी 2 वॉर लड़े गए। ठीक है। सिख अंपायर बन गया था जब वैक्यूम बना था, मराठा अंपायर जब खत्म हुआ था, तो उसके बाद सिख अंपायर बनाया था राजा रणजीत सिंह जी ने, जिसको बनाया था। उसके बाद 2 सिखों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों ने, और उसमें भी अंग्रेज़ जीत गए। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को हर जगह जीत मिली, और उसका उनका रीज़न भी था, वो बेटर थे टैक्टिक्स में, मिलिट्री टैक्टिक्स में भी ज़्यादा बेटर थे, और उनकी जो यूनिटी थी वो ज़्यादा बेटर थी, और उनको तरीका आता था किस तरीके से इन राजाओं को कंट्रोल करना है, वो चीज़ें वो जानते थे। सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले समय में भी, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, सब देखेंगे। फिर बात आता है कि पंजाब और सिंध को इन्होंने जीत लिया, और फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सभी को पता है सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत में इतना अनाज होता था, इतने मसाले होते थे, इतनी चीज़ें थी यहाँ पे, जो इतनी संपदा थी, जिसको ये यहाँ पे ले जा ये यूरोपियंस यहाँ से निकाल के ले जाते थे, और वहाँ पे इस कच्चे तेल माल को निकाल के और वहाँ पे ऊंचे रेट्स पे बेचते थे, और भारत को ये खोखला कर रहे थे। तो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया हर तरीके से, राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन भी किया, व्यापारिक भी किया, और नीचे ग्राउंड लेवल पे सोशल भी किया। ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे। इनकी पॉलिसीज़ जो थी, किस तरीके से भारत को एक्सप्लॉइट कर रही थी, सारी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, राजनीतिक पॉलिसीज़ हैं, जो इनके गवर्नर आए, गवर्नर जनरल आए। क्योंकि आपको पता है, ये जब 1600 में कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को तो भारत में भेजा गया था, उसको मोनोपोली दी गई थी। उसके बाद कंपनी के काफ़ी एक्ट भी आए। ठीक है। उनको भी हम पढ़ेंगे। और 1857 आते आते भारत का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था कि यहाँ के राजाओं ने एक यूनिटी करके और एक रिवोल्ट करने की कोशिश ही की, और वो रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए मैं उसको एक कोशिश कह रहा हूँ। हालांकि उसके बाद काफ़ी बड़ा मेजर चेंज भी आया, ऐसा नहीं है कि उसका कोई चेंज नहीं आया और वो फेल हो गया तो आंदोलन चला नहीं। इस रिवोल्ट को 1857 की क्रांति भी कहते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं, द सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिपाही आंदोलन ही था, शुरुआत में सिपाहियों ने ही ये शुरू किया था, और उसके कुछ कारण थे, उनको हम पढ़ेंगे। आपने मंगल पांडे का उनकी जो कहानी है उसको डिटेल में हमने पढ़ेंगे और सुना भी होगा। ठीक है। जो इसके कॉज थे उनको देखेंगे। मूवमेंट जो है, किस तरीके से ये नेशनल मूवमेंट बना, काफ़ी बड़ा फैला, कंप्लीटली पूरे देश में तो नहीं फैला, इसीलिए ये अनसक्सेसफुल भी हुआ, और उसके अनसक्सेसफुल होने के कारण क्या थे वो भी देखेंगे हम, और इसके रिजल्ट क्या रहे। बड़ा रिजल्ट तो यही रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्वामित्व था भारत पे से, वो ख़त्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, कि उनसे जो पावर थी, जो सत्ता की पावर थी, वो इन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने छीन ली, और उसके बाद डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ ब्रिटिश क्राउन का। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के फरमान चलने शुरू हो गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो डिसीजन लेती थी वही होनी शुरू हो गई। यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो वाइस रॉय बन गया।
कौन बने, कैसे बने, सब चीज़ें हम देखेंगे, और वो जो उस समय जो फरमान आया था वो क्या था वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कंपनी एरा का एंड था और उसके बाद ब्रिटिश एरा की शुरुआत थी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम कि स्ट्रगल, कौन सा स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जब बिगिन हुआ भारत में, उसकी बात करते हैं कि भारत में इंडियन नेशनलिज्म का जन्म हुआ, किस तरीके से हुआ कि भारत के लोगों को अपना राज्य चाहिए था, गणराज्य चाहिए था, उनको अपना एक देश ऐसा चाहिए था कि जो उन ब्रिटिशर्स के अधीन ना हो। उससे पहले काफ़ी सारे ग्रुप इसके लिए काम कर रहे थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप बना, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बना? 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने जब इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से इनके कन्वर्सेशन शुरू हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं था जो भारत को सामने से फ्रंट से लीड करके और उनसे बात कर सके। सब बेड़ियों में, ये जो गुलामी की बेड़ियों में इतने जकड़ चुके थे कि छोटे छोटे ग्रुप थे जिनसे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली बात भी नहीं करते थे। ठीक है, और जो यहाँ के राजा रजवाड़े थे वो भी इतना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, फिर एक समय आया मॉडरेट्स का, जिनको नरम दल भी कहा जाता है। नरम दल के जो नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये जो लोग थे, इनके सुरेंद्र पाल बैनर्जी, ये लोग जो थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनकी सोच क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी किस तरह की थी। शुरुआत में ये लोग आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनिशियली इनका मकसद था कि गवर्नमेंट से एक डायलॉग हो, उनसे हम अपनी मांगें पूरी करवाएं। वो जो इंडिया की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं यहाँ की लोगों की, गरीबी की, उसको हम समझाएं और सरकार हमारी बात सुनेगी। हालांकि ये चीज़ हुई नहीं, इसलिए इन्होंने आगे चल के अपना रास्ता बदला भी। ठीक है, ये पहला फेज था 1885 से 1905 का, ये पहला फेज था जिसमें मॉडरेट्स का जन्म हुआ। फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा फेज क्या था, जिसमें 1905 से लेकर 1918 के बीच में चला। इसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोलते हैं, उनकी शुरुआत हुई। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जैसे आप बात करें गरम दल के नेता, गरम दल जो था, आपको पता होगा लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इन लोगों का उदय हुआ और इनकी जो कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी था, वो अलग थी। दादा भाई नौरोजी और इनसे मिलकर सुरेंद्र पाल बैनर्जी, इन लोगों से इनका मानना था कि हमें स्वराज लेना है तो हमें लड़के ही लेना पड़ेगा। स्वराज हमारा अधिकार है और उसके लिए हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। ये इनकी सोच थी और इतनी नहीं, काफ़ी डिटेल में थी, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू की और इनको जो इनके अंडर जो काफ़ी सारे मूवमेंट हुए उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात आती है बंगाल विभाजन की। जो बंगाल स्प्लिट हुआ दो भागों में, आपको पता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके ऊपर काफ़ी सारे आंदोलन भी हुए, काफ़ी लोगों ने यूनिटी दिखाई और उसका विरोध किया बंगाल विभाजन का। आपको पता है जो ईस्ट पाकिस्तान बना था बाद में, और आज के समय जो बांग्लादेश है, ये पहले बंगाल ही तो हुआ करता था। हमारे पास आज वेस्ट बंगाल है और वो बांग्लादेश अलग देश बन गया। ठीक, उसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। सूरत स्प्लिट क्या है? सूरत कांग्रेस स्प्लिट है ये एक्चुअल में। तो सूरत स्प्लिट में, सूरत में ये लोग मिले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिले थे। तो इनके बीच में एक स्प्लिट हो गया। इनके जो विचार थे एक दूसरे से वो मिलते नहीं थे, इसीलिए जो गरम दल के नेता थे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए और इसी के बीच में एक समय था 1906-7 का, 1906 का, इनके बाद में बंगाल विभाजन के बाद, जब आपको पता है मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई तो मुस्लिम लीग के बाद उन्होंने मार्ले मिंटो से मिले और उन्होंने एक नई चुनाव पद्धति की शुरुआत की। मार्ले मिंटो जो थे उस समय यहाँ के वाइसरॉय थे और उन्होंने एक नई चुनाव पद्धति लाई, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से क्या बोलते हैं क्षेत्र डिसाइड किए गए, अलग से वोटिंग की वो किया गया। तो ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। एक तरीके से कम्युनल वोटिंग और कम्युनल वो था, इलेक्शन का इन्होंने फरमान रखा था, जो कि इसका भी विरोध किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं इनको। फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, तो इस समय भारत जो थे, भारत के भी जो सिटीजन्स थे, भारत के जो सोल्जर्स थे, वो भी ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी भारत। तो यहाँ की जो सेना थी वो उनके लिए लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद यहीं इनके बाद क्या हुआ था, आपको पता है, खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ, क्योंकि खलीफा का जो
पद था उसको ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, जो कि उस समय खलीफा हुआ करता था ओटोमन अम्पायर में, तो ओटोमन अम्पायर भी ख़त्म हो चुका था। ठीक, फिर होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 में। एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी होम लीग की शुरुआत, मूवमेंट की शुरुआत, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉन्टेग्यू चैमर्सफोल्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। रोलेट एक्ट 1919 भी आया। रोलेट कौन था? सिडनी रोलेट जो था एक ब्रिटिशर्स का एक जज था जिसने ये एक्ट शुरुआत की थी। और इसके अंदर क्या था कि जो नए मिलिट्री ग्रुप्स हो रहे थे इंडिया में, पैदा हो रहे थे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट पैदा हो रहे थे, इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये रोलेट एक्ट लाया था, जिसके तहत आप किसी भी इंडियन सिटीजन को बिना किसी कारण के कोई भी कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट था जिसका भारत में बहुत विरोध भी हुआ और इसके बाद ये चीज़ें हुई। और इसी से पहले, इस रोलेट एक्ट से पहले भारत में एक और बड़ी चीज़ हो चुकी थी, वो हुई थी महात्मा गांधी, के गांधी जी का जो इमरजेंस है वो तो साउथ अफ्रीका में ही शुरू हो गया था। गांधी जी भारत में आके नहीं, साउथ अफ्रीका में ही लीडर बन चुके थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स को वहाँ पे एक तरीके से लीडरशिप की थी, उनको लीड किया था। लेकिन फिर वो भारत में आए और भारत में उन्होंने अपनी सत्याग्रह की एक तरीके से शुरुआत की और सत्याग्रह का यहाँ पर प्रयोग किया। बड़े लेवल पे उनका जो पहला प्रयोग था वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में है और 1917 में ये इनका वो हुआ था, सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर अहमदाबाद की मिल में इनका हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। फिर खेड़ा में एक सत्याग्रह हुआ था। तो ये शुरुआत के इनिशियल सत्याग्रह थे गांधी जी के, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और गांधी जी को हम डिटेल में बहुत बड़ी रूप में पढ़ेंगे। गांधी जी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उनके क्या विचार थे, कौन कौन से उनके सत्याग्रह थे, क्या वो सोच रखते थे, उनके अलावा उनका जो इंडियन जो इंडिपेंडेंस है उसमें क्या योगदान है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन जो इंडिपेंडेंस है उसमें। ठीक, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हज़ारों भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। आपको पता है जलियांवाला बाग में जो बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी मानी जाती है भारत के इतिहास में। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। खिलाफत मोमेंट क्या था मैं अभी बता चुका हूँ आपको। खलीफा जो था उसका पद जब ख़त्म कर दिया गया तो भारत के मुस्लिम नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ हो गए थे। तो भारत में गांधी जी ने मुस्लिमों का साथ देके इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने लीड किया इसको। ठीक, फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1920 से 1922 के बीच में। हालांकि इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था क्योंकि एक चोरा चोरी कांड हो गया था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पे पता है आपको एक थाने में अधिकारियों को और वहां के पुलिस ऑफिसर्स को जला दिया गया था जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, जब गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस लिया, नॉन कॉरपोरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिया, तो फिर क्या हुआ कि एक और जो महकमा था, जो नए लीडर जो पैदा हुए थे, छोटे जो नए युवा थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपकी फ़िलोसॉफ़ी अलग है, हमारी अलग है, हम लड़ के शहीद होके और एक मतलब एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट वे में हम आज़ादी लेंगे। सिर्फ यही नहीं, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फ़िलोसॉफ़ी थी और वो भी अपने तरीके से सही थे, गांधी जी अपने तरीके से सही थे। कैसे थे वो सब हम डिटेल में देखेंगे। और ये एक नया फेज शुरू हुआ, फेज 2, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था वो अलग हो गया। मैंने पहले क्या बताया था आपको, अगर हम बात करें तो ये हो रहा है एक सेकंड, सॉरी। हाँ, जब मैंने कहा था सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट के बाद एक और वो हुआ था, पैक्ट साइन हुआ था, वो जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें ये गरम दल और जो नरम दल है ये लोग एक साथ आ गए थे और इन्होंने कुछ पैक्ट साइन किए थे, जिसके अंदर ये इन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन इस फेज में जब तीसरा फेज हुआ, रिवॉल्यूशनरी फेज शुरू हुआ, जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर वगैरह का एक नया इमरजेंस हुआ, तो इन लोगों ने इसका मना कर दिया। और उसके बाद आपको पता है कि नया एक साइमन कमीशन आया। साइमन गो बैक, आपने नारा सुना होगा कि साइमन कमीशन में सब कोई भारतीय शामिल नहीं था और उन्होंने इंडिया को किस तरीके से आगे गवर्न करना है उसके रूल बना दिए थे। इसमें इनका इंडिया ने विरोध किया था और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी मार के हत्या कर दी गई थी। तो वो भी एक बड़ा फेज था। और उसके बाद ये जो लोग थे रिवॉल्यूशनरी, इन्होंने जम के विरोध किया और उन लोगों को मारा भी,
सड़कों पे मारा। वो आपको भगत सिंह की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, उसको हम डिटेल में देखेंगे भी, वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई। और उसके बाद 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि मानना, बात न मानना डिसओबीडियंस होता है, ये शुरू हुआ। ये भी गांधी जी द्वारा लीड था। फिर कराची कांग्रेस सेशन 1931 शुरू हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। ये सब चीज़ें चलती जा रही थी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन कब हुई और कब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ? 1939 से 45 के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश जो है अंपायर वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। ये वॉर जरूर जीता ब्रिटिशर्स, और उनके जो अलाइज हैं यूएसए वगैरह, ये सब वॉर जीते। हिटलर हार गया, जापान हार गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और दूसरी तरफ भारत में अपनी आज़ादी की मांग शुरू हो गई। भारत में चाहे वो मुस्लिम लीग हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, और बाकी रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हों, जो बाकी पार्टी हों, चाहे स्वराज पार्टी हो, इन सभी ने क्या डिमांड की? आज़ादी की, स्वराज की मांग की, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से अगस्त ऑफर सामने लाया गया। अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन जो थे, ये 2 ऑफर लाए गए। पहले अगस्त ऑफर था जिसमें ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस यानी कि भारत के पास पार्लियामेंट रहेगी, उसमें इंडियन जो हैं वो चुने जाएंगे, यहाँ के जो मंत्री और ये सब होंगे, लेकिन पूरी पावर उनके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगी, पूरी पावर भारत के पास नहीं होगी। उनको एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फिर इसका मानने के लिए इंडियन कांग्रेस ने भी मना कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया, जिसको भी इंडिया ने मना कर दिया। उसमें कुछ सुधार किए गए थे, अगस्त ऑफर से थोड़े ज़्यादा ऑफर दिए गए, लेकिन वो भी संपूर्ण आज़ादी नहीं थी, तो इन दोनों को मानने से इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। फिर भारत में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें बाद में करो और मरो के नारे भी दिए गए गांधी जी द्वारा, और 1942 से ये शुरू हुआ था। और उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट आया। देसाई लियाकत पैक्ट क्या था? जिसमें देसाई जी जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो थे, और दूसरी तरफ जीवन देसाई, और दूसरी तरफ लियाकत अली जो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि उन दोनों की अलग अलग डिमांड थी। पार्टीशन से रोकने के लिए ये समझौता कोशिश की गई थी कि गांधी जी ने कोशिश की थी कि देसाई अगर लियाकत से मिले तो क्या पता भारत का पार्टीशन ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न तो कांग्रेस मानी, न ही मुस्लिम लीग मानी, जो दो एक दूसरे की डिमांड्स थी उनको नहीं मानी, और भारत का उसके बाद आपको पता है बंटवारा भी हुआ। यूके के इलेक्शन हुए जिसमें लेबर पार्टी जीत गई और एटली वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। उससे पहले अलग आपको पता है जो उस समय अलग प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली से पहले, जिनके टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको लास्ट में वीडियो के बता भी दूंगा, ठीक है। फिर एटली का स्टेटमेंट आया 20 फरवरी 1947 को, और 20 फरवरी 1947 को जब ये आया, इन्होंने कहा कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे और भारत आज़ाद हो जाएगा। 1948 का इन्होंने बोला था, लेकिन उसके बाद माउंट बैटन का जो आया, रिपोर्ट आई, उसमें माउंट बैटन योजना में ये कहा गया कि भारत को 14 अगस्त को तो पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी, भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी और 15 अगस्त को भारत को, ठीक है। तो आज का जो भारत है वो उस समय अलग था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो था, आज का बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते थे, और भारत का अलग हिस्सा था। तो हमने इंडिपेंडेंस देखी, फिर हमने पार्टीशन देखा, उसके नतीजे देखे, किस तरीके से पार्टीशन के बाद किस तरीके से खून खराबा हुआ, और उसके बाद हमें देखनी है कि भारत की पहली पार्लियामेंट और किस तरह से बनी, बीच में ही संविधान सभा जो है वो भी बनी, और पहली पार्लियामेंट की कैबिनेट कौन थी, कौन कौन से लोग उसमें मिनिस्टर्स थे, कौन था, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये पता चली होंगी कि हमें अभी तक पढ़ना क्या है, ठीक है। और अगर बात करें, मैं अभी बोल रहा था आपको विंस्टन चर्चिल की, मैं बात कर रहा था कि इससे पहले प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और उसके बाद में इटली बन गए थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे इटली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने ये डिसीज़न लिया था। उसके बाद की चीज़ें जो हैं, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं बता सकते आपको। क्या है कि जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो अगर किसी तरह कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी अपना
कुछ भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।